नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CSC संगठन चंदौली में। मैं शशि कुमार B.Ed। मित्रों, यह वीडियो खास करके उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। यदि आप उत्तर प्रदेश के विलेज हैं या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या आपकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में मौजूद है और आप उसका वरासत कराना चाहते हैं, तब ये वीडियो खास आपके लिए है। आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे आपको अपनी ज़मीन का वरासत करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो कैसे ऑनलाइन करना है दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और आप टाइप करेंगे वरासत। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं टाइप करना है, ओनली आपको सर्च करना है वरासत ऑनलाइन एंड इसको आपको एंटर कर देना है, सर्च कर देना है। आपको सामने एक नई साइट ओपन होती है, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश। आपको इसी पे क्लिक करना है। ये नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और इस नए पेज में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये जो लिखा हुआ है, ये नया आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप वहीं पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें लिखता है आरसी प्रपत्र 9 राजस्व संहिता की धारा 31 फर्स्ट के अंतर्गत उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसमें आपका अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद तुरंत आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेजे पर क्लिक करना है। आपके नंबर पे OTP जनरेट होकर पहुँचेगी, उस OTP को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और आप इस लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। राइट, तो मैं इतना प्रोसेस करके आपको पुनः दिखाता हूँ आगे क्या होने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सब कुछ करने के बाद पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से अपने आवेदन पत्र को भरना है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है मुख्य पृष्ठ और यहाँ पे आवेदन की प्रविष्टि यानी आवेदन यहीं से भरा जाएगा एंड यहाँ से हम लॉग आउट हो जाएंगे। राइट, तो अभी आपको करना क्या है कि जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला लिखा हुआ जो आपको कॉलम मिल जाता है, एक ध्यान देंगे राजस्व संहिता की धारा 33 फर्स्ट के उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन, तो आपको इसी पे आके क्लिक करना है। इट्स ओके, आपको यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। आवेदन की प्रविष्टि पे आप क्लिक ना करें, अदरवाइज लॉग आउट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए आपके सामने पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपसे देखिए करना क्या है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि 4 चरणों में ये फॉर्म भरा जाएगा। राइट है, इस पहले चरण में भाग 1 में लिखा है आवेदक का विवरण, यानी जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। मैं आपको पहले बता दूँ कि आप वरासत का ये फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, राइट है, जिसका नाम है ए नामक व्यक्ति है, इसका हो गया डेथ। ओके, अब इस व्यक्ति को टोटल मान लीजिए कि आप 3 पुत्र हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, एक बेटा ये है, सेकेंड वाला ये है एंड थर्ड वाला ये है। इस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। राइट, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो आपको इस तीनों बच्चों की एंट्री इसमें करनी पड़ेगी। इट्स ओके, सपोज दैट ये जो व्यक्ति है इसकी बीवी भी अभी जिंदा है, तो बीवी भी इसके जगह ज़मीन की हकदार है। सो वरासत में उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी टोटल के टोटल 4 वरासतदार हैं। इट्स ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पुरुष की मृत्यु हुई है तो उस पुरुष के कितने पुत्र हैं उन सबका डिटेल आपको देना है एंड उसकी बीवी यदि जीवित है तो उसका भी डिटेल आपको देना है। राइट है, अगर
लेडीज़ के नाम से ज़मीन था और लेडीज़ का डेथ हो गया है, तो उस लेडीज़ के जितने भी वारसदार हैं, जैसे उसके कितने पुत्र हैं और उसका पति जीवित है, तो उसके पति को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट है, तो इस बात का पूरा ध्यान देंगे। अब सवाल उठता है कि आवेदक का विवरण हम दें तो आखिर किसका दें। ठीक है, तो आप जितने भी उसके वारसदार हैं उनमें से किसी के भी नाम से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप जिसका मन उसका विवरण सुरक्षित करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है आवेदक का नाम। आवेदक कौन है आप पहले उसको लिखेंगे। उसके पिता या पति का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है या नहीं। राइट, जो आवेदक है यदि वह उत्तर प्रदेश के बाहर रहता है, उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। राइट है, आवेदक उत्तर प्रदेश का बाहर का है तो आपको यहाँ पे यस करना है। कुछ कॉलम अभी ओपन हो जाएंगे। राइट है, अगर आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं है तो आपको इस पे कर देना है नो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो यस करेंगे। बाहर होने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में है, तो आखिर उसका निवास तो मध्य प्रदेश में है बट ज़मीन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। राइट है, तो बाहर का वो निवासी है तो उसके लिए हाँ करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसके लिए नहीं पे टिक करेंगे हाँ। आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, नहीं उत्तर प्रदेश में, तो बोलेंगे नहीं। राइट, तो जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ कॉलम और ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर देना है, नीचे आपको मंडल सेलेक्ट करना है। मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको तहसील, तहसील के बाद जनपद, जनपद के बाद तहसील, तहसील के बाद उसका पूरा पता में ग्राम का नाम, उसके पोस्ट का नाम और उसके ज़िला का नाम आपको इतना मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको मेंशन करके अब आपको दूसरे चरण की प्रक्रिया को दिखाता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भाग 2 में आ चुका हूँ। भाग 2 में मुझे क्या बोला है कि मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता, खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। अर्थात आप भाग 2 में उस व्यक्ति का विवरण देंगे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अर्थात जिसके नाम से ज़मीन थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसी का आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। राइट है, कॉलम आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपको लिखा है। जैसे उत्तराधिकार का आधार में चयन करें, पुरुष खातेदार था या महिला, तो मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो पुरुष खातेदार का है। मृत्यु पुरुष की हुई है जिसके नाम से ज़मीन था। चयन करें, क्या चयन करें, खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डालना है खातेदार का नाम। क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, तो नहीं। तिथि डालनी है कि उस खातेदार की मृत्यु कब हुई थी। राइट है, तो खातेदार की मृत्यु की आपको तिथि डालनी है। जैसे कि मेरे पास मेरे खातेदार के मृत्यु की तिथि पड़ी हुई है जो कि है 0801 एंड 2011 8/1/2011। ठीक है, ये मृत्यु का दिनांक है। उसके बाद पिता, जो भी जैसे खातेदार हैं तो खातेदार अगर पुरुष होंगे तो पिता यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और महिला होंगी तो पति सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने पिता, अब यहाँ पे पिता का नाम डालना पड़ेगा जैसे जिसकी मृत्यु है उसका नाम यहाँ पे, उसके पिता का नाम यहाँ पे। मैं ये फिलअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को स्किप करके मैं इसे फिल करूँगा। मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत, कहाँ से संपत्ति था, वो जो जिसकी मृत्यु है वो ज़मीन कहाँ से आई थी उसके पास, उत्तराधिकार से मिली थी या उसकी खुद की थी। तो मतलब उत्तराधिकार का मतलब उसके दादा दादी से मिला हुआ ज़मीन था। खुद का खरीदे का मतलब होता है कि उसने उसको ख़रीदा था, उसके डेथ हो गया, तो ये स्वयं अर्जित की हुई होती है। ठीक है, और जो खानदानी पुश्तैनी ज़मीन मिलती आती है उसको हम वरासत से, उत्तराधिकार से बोलते हैं। सो ये उत्तराधिकार से है। अब मैं यहाँ पर अपना मंडल ले लेता हूँ। मंडल के बाद मैं जनपद ले लेता हूँ। जनपद के बाद मैं तहसील लेता हूँ। तहसील के बाद मैं यहाँ से परगना ले लेता हूँ और परगना के बाद मुझे यहाँ से ग्राम लेना है। इसमें पूरा पता इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बट मोबाइल नंबर कंपलसरी है। सो मैं जल्दी से इसे फिल करके अगले चरण में चलता हूँ। अब दोस्तों हम आ गए हैं भाग 3 में।
अब बोला है भाग 3 के स्वामित्व की भूमि का विवरण, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति का भूमि कहाँ कहाँ पर है, इस बात को आपको यहाँ मेंशन करना है। बट मैं आपको पहले ही एक जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे जो स्वामित्व की भूमि है अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है उसका मृत्यु अगर एक से ज़्यादा गाँवों में ज़मीन मौजूद है, राइट है। जैसे कि एक गांव हो गया ए, दूसरा गांव है बी, उस व्यक्ति की ज़मीन दोनों गांव में है तो आपको डबल आवेदन करना है, यानी कि 2 आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसकी अन्य जगह भी, यानी कि अन्य जगह अर्थात अन्य दूसरे गांव में भी ज़मीन है तो उसी क्रम में आपको जितने गांव होंगे उतना आवेदन करना पड़ेगा, राइट है। तो यहाँ पे चूँकि मैं जो फिलअप करने जा रहा हूँ वो आपको करके दिखा देता हूँ, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट किया और यहाँ से परगना भी ले लिया। अब यहाँ से मुझे ग्राम का नाम लेना है जिस गांव में ज़मीन पड़ी हुई है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखिए ग्राम मैंने कठौरी डाला हुआ है, ठीक है। अब भूखंडों की संख्या मतलब कठौरी ग्राम सभा में कितनी ज़मीन थी इनके नाम से, अर्थात कै जगह ज़मीन थी, कितने न कितने वो खसरा नंबर की ज़मीनें थी, ठीक है। उसी को यहाँ पे मुझे फिलअप करना है। तो चूँकि यहाँ पे इनकी ज़मीन मात्रा 2 है सो मैं यहाँ से 2 सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे गाटा संख्या जैसे मेंशन करना है तो जो भी गाटा संख्या होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कहीं भी यहाँ पे मेंशन करने के बाद टैब को आप क्लिक कर लेंगे तो खतौनी खाता का विवरण आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया चूँकि ये 1 हुआ, ठीक है। और कठौरी ग्राम सभा में इनकी 2 जगह ज़मीनें थी सो यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ तो एक हम यहाँ से फिर मेंशन करेंगे। और ये हो गया 669। कहीं पर भी आप टाइप कर देंगे फिर खतौनी का खाता खोलेंगे, यहाँ से आपको आ जाता है। इट्स ओके। अगर यह विवरण सही है तो आप यहाँ से सुरक्षित कर लें, अदरवाइज यहाँ से संशोधन कर लें। अगर गलत इस पे आया है तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। चूँकि मेरा सही है मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ सुरक्षित, ठीक है। सुरक्षित मैं करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ चौथे चरण में जहाँ पे वरासत का हमें विवरण देना है। आप ध्यान से समझिए, अगर मैं तीसरे चरण की बात करूँ तो तीसरे चरण में जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ग्राम हमने कठौरी सेलेक्ट किया तो आप इस आवेदन में सिर्फ और सिर्फ कठौरी का ही विवरण देंगे, ठीक है। कठौरी के अलावा अगर आपकी ज़मीन किसी अन्य गांव में है तो आपको फिर से एक नया आवेदन करना पड़ेगा बिल्कुल स्टार्ट से। और यह जो आवेदन है ये कठौरी ग्राम सभा के लेखपाल के पास जाएगा और किसी दूसरे ग्राम सभा में हो तो वहाँ के लेखपाल को जाएगा, इसलिए हमें अलग अलग आवेदन करने होंगे। सो मैं यहाँ से सुरक्षित करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे वारासतों की संख्या डालनी है। तो जैसे मेरा जो मृतक है इस मृतक के टोटल 4 वारसदार हैं, सो मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट करके सबका विवरण बारी बारी से फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल वारिसदारों का यहाँ पे फिलअप कर लिया है और फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको सुरक्षित करना था। सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे लिखा है प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें तो आप अच्छे से इसको जांच लेंगे, और कोई गलती हो तो आप हटा लें या तो सुधार लें, संशोधन कर लें। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे सुरक्षित करें। तो जैसे आप सुरक्षित करते हैं आपका डाटा फिलअप हो जाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या इतना, OTP सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। अर्थात आपने जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था उस मोबाइल नंबर पे ये संख्या आपको भेज दी गई है। इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको मुख्य पृष्ठ पे आ जाना है और देखिए चूँकि ये तुरंत लॉग आउट हो गया तो दोबारा से हम इसको लॉगिन करते हैं और प्रिंट आउट निकालते हैं इसका। तो मित्रों जैसे ही हम अपने मुख्य पृष्ठ पर आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चूँकि इसी नंबर पे बहुत सारा आवेदन किया हुआ है, सो ये आवेदन मुझे एकदम लास्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आप लेटेस्ट आवेदन करेंगे वह आपके बिल्कुल अंत में शो करेगा, राइट है। और आपको यहाँ पे जो विवरण लिखा है या तो कंप्यूटरकृत आवेदन संख्या लिखी है, इसमें से किसी एक पर आप क्लिक करेंगे, चूँकि दोनों सेम होते हैं, किसी एक पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसे आपको प्रिंट करना होगा, राइट। साइड में यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है प्रिंट। तो आप प्रिंट पर आकर इसको कमांड देके आप इसको प्रिंट आउट कर लें। एंड प्रिंट आउट करने के बाद आप क्या करना है कि ये जो प्रिंट आउट निकलेगा इसे
इसके साथ जितने भी वरासतदार हैं सबका आधार नंबर एंड जो मृतक है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या ग्राम सभा का मृत्यु प्रमाण पत्र लिखित लेकर एंड परिवार रजिस्टर का नकल आपको अपने उसी ग्राम का जिस गांव का आपने यहाँ पे विवरण दिया है वरासत के लिए, उसके लेखपाल से आपको संपर्क करना है। आगे की प्रक्रिया वो पूरी कर देंगे। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अन्य नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।